प्यारे बच्चों, भूल गया था मैं। स्टार्ट करते हैं लेसन 4, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, गतिमान आवेश और चुंबकत्व। आवेश गतिमान है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था फिजिक्स में, जो वॉल्यूम 1 पढ़ रहे हैं हम क्लास 12 का, उस वॉल्यूम 1 का नाम क्या है? वॉल्यूम 1 का पूरा नाम वैद्युत चुंबकत्व, पूरा नाम ही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रो। वेरी शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूं कि आप कहां से कहां पहुंच चुके हैं उस चीज को। वैसे हम इसके पहले वाले चैप्टर में पहुंचे थे उस चीज को। याद करें अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को, है ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को मैंने आपको 3 पार्ट में तोड़ा था, याद है? 3 पार्ट में। जब पहला क्यू एट रेस्ट होता है ना, यानी जब रुका हुआ होता है। दूसरा मैंने पढ़ा जब क्यू इन मोशन में होता है, लेकिन मोशन की शर्त है कि आप वेलोसिटी उसकी स्पीड क्या कांस्टेंट होती है। और एक और मैंने पढ़ा क्यू इन मोशन का वी वेरिएबल हो। वेरिएबल का मतलब क्या? बदलती हुई रफ्तार हो, है ना। क्या यहां पर एक्सीलरेशन 0 होता है? त्वरण 0, और यहां त्वरण 0 नहीं होता। अरे जब स्पीड बदलेगी तो कहां से होता है? और क्यू एट रेस्ट में वेलोसिटी स्पीड क्या होती है? 0 होती है। इस ब्रांच को आपने क्या नाम दे रखा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर विद्युत की। और इस ब्रांच का नाम क्या आपने रखा है? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, क्या गतिक विद्युत की। और इसका नाम गतिक विद्युत की, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो ये है आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है। इसके बारे में हमने देखा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मतलब इलेक्ट्रो मतलब क्या? चार्ज। इलेक्ट्रो मतलब क्या? फिर इलेक्ट्रॉन, वही ना। इलेक्ट्रो मतलब क्या चीज? चार्ज। इलेक्ट्रिक का मतलब चार्ज ही तो होता है फिजिक्स में। वैद्युत का मतलब आवेश ही तो होता है। और डायनेमिक्स का मतलब क्या? गति करना, मूव करना। तो मूव करना, जब चार्ज मूव करने लग जाएगा तो आप क्या पढ़ने लग जाएंगे? इलेक्ट्रो डायनेमिक्स। और क्या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स? हमने चार्ज को ऑलरेडी मूव करा लिया है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। चार्ज, अरे यार, आई का मतलब कौन चलता है? आई चल रही है मतलब क्या? क्यों मूव कर रहा है? क्यू इज मूविंग मतलब चार्ज इज मूविंग, और चार्ज इज मूविंग का मतलब हम इलेक्ट्रोडायनेमिक पे ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं, और वही हमें पढ़ना है। और लास्ट वाले में आपको क्या पढ़ा जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जब वो एक एक्सीलरेटेड चार्ज होता है। तो हमारा जो ब्रांच पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से शुरू हो गई है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब इसमें आपका चार्ज रुका रहेगा या चलता रहेगा? मूविंग चार्ज, बट मूविंग चार्ज क्या? विथ कांस्टेंट स्पीड, है ना। मूविंग चार्ज विथ कांस्टेंट स्पीड, चलता हुआ आवेश लेकिन नियत चाल से। स्पीड उसकी कांस्टेंट रहने वाली है। अब हुआ क्या था उसको हम एनालिसिस करते हैं कि असल में ये कॉन्सेप्ट आया कहां से, मूविंग चार्ज वाला कॉन्सेप्ट आया कहां से। वैसे हम सब जानते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से थोड़ा बहुत फैमिलियर हो चुके हैं, क्लास 10th में पढ़ाया गया था ना। बार मैग्नेट वगैरह, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। मैं ये सब डिस्कशंस लूंगा बाद में भी, लेकिन अभी केवल मैं रेंडमली बता रहा हूं। नॉर्थ पोल से 2 पोल होता है मैग्नेट में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आती हैं, घूम के वापस साउथ पोल से अंदर जाती हैं, और बाहर चलती हैं नॉर्थ से साउथ, अंदर चलती हैं साउथ से नॉर्थ, है ना। दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये भी पढ़ रखे हो, कभी एक दूसरे को काटे नहीं है। पोल के पास ये ज्यादा क्लोजर होती हैं, वहां ताकत ज्यादा होती है, स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। और पोल से दूर जाने पर क्या स्ट्रेंथ कम होती है। ये सारी चीजें पढ़ रखे हो ना। और इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई दूसरा मैग्नेट आ जाए तो क्या उसके ऊपर फोर्स लगता है? नहीं। अरे यार, मैग्नेटिक फील्ड में, अगर मैग्नेटिक फील्ड में है और मैंने कोई वो कंपास रख लिया, मैग्नेटिक कंपास, जिसमें वो सुई होती है घड़ी वाली, अरे घड़ी वाली नहीं, चुंबक वाली, मैग्नेट वाली सुई होती है, क्या वो घूम जाती है? किस डायरेक्शन में जाकर रुकती है? नॉर्थ नहीं, नॉर्थ साउथ। किस में रुकती है जाकर के? नॉर्थ साउथ। मैग्नेटिक कंपास देखो, मोबाइल वगैरह में आने लग गया है, उसको देखो तो उसमें क्या होता है, वो नॉर्थ और साउथ में जाकर के रुक जाती है। इसका मतलब है कि उसमें जो मैग्नेट रखा है वो हमेशा नॉर्थ और साउथ में ही अलाइन होता है, उसके अलावा कोई उसको डायरेक्शन चाहिए ही नहीं। हाँ, लेकिन अगर उसके ऊपर कहीं अलग से फोर्स लगा तो क्या मूव कर सकता है? नॉर्थ और ऐसे घुमा और नॉर्थ साउथ में जाकर रुका। इसका मतलब है इस पर रुका, यानी नेट फोर्स अगर नॉर्थ साउथ में है तो कितना हो गया? 0। अगर नेट फोर्स 0 नहीं होगा तो क्या मूव कर जाएगा? तो वही कॉन्सेप्ट को लेकर के चलते हुए हम लोग इसमें ध्यान देते हैं कि मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में असल में क्या हुआ था। वो एक आपको बताया गया होगा, क्लास 10th में भी बताया गया था, रिचर्ड ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट, है ना। वो ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट याद है सबको? नहीं याद है? चलो, नहीं बताया तो जाता है, फिलहाल बोर्ड वगैरह में बहुत जरूर बताया जाता है। रिचर्ड ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 10th। चलो आओ हम देखते हैं उसको, कि वो जो रिचर्ड ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट था उसको क्या हुआ था, उसको मैं थोड़ा सा जनरलाइज करके आपको बताता हूं, बाद में बताता हूं। जैसे ध्यान से देखो, मान लेते हैं कि ये कोई करंट कैरिंग वायर है। आइए, ये कोई करंट कैरिंग वायर है मेरे पास। करंट कैरिंग वायर मतलब क्या? ये धारावाही चालक तार है, एक
तार है जिसमें क्या फ्लो हो रही है, करंट, करंट, और मैंने यहाँ पर कोई चार्ज रखा है, यहाँ पर कोई चार्ज रखा है। अब मैं उससे पहले आपसे आऊँ बात करूँ, तो अगर वो कोई चार्ज रखा है यहाँ पर, ठीक है, Q, और ये बहुत दूर कहीं Q नॉट रखा है, क्या इसके ऊपर फोर्स लगेगा? रखा है ये चार्ज, ये है एट रेस्ट, इसके ऊपर फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? बताओ, ये Q है, ये Q नॉट है, फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। क्यों क्यों लगेगा? ये भी रुका है और ये भी रुका है। क्या रुका हुआ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है? रुका हुआ चार्ज क्या इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ा है आपने? इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू फोर्स ऑन पर यूनिट चार्ज। तो क्या F इक्वल्स टू QE पढ़ा? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? F इक्वल्स टू QE पढ़ा, वहां ये फोर्स पढ़ा, इस फोर्स को थोड़ा सा यहां भी पढ़ेंगे हम थोड़ा सा। अब Q नॉट पे फोर्स लगाएगा, ये कौन सी फील्ड है जो रुके हुए चार्ज पे फोर्स लगाती है? कौन सी फील्ड है? क्या E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सी फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से चार्ज पे फोर्स लगाती है? क्या रुके हुए चार्ज पे फोर्स लगाती है? स्टेशनरी चार्ज, रुके हुए चार्जेस पर, आवेश पर, रुके हुए आवेश पर क्या फोर्स लगाती है? फोर्स लगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड एक और काम करती है, क्या रुके हुए चार्ज पे फोर्स लगाने का मतलब क्या उसको चलाने की ताकत, और चलाने की ताकत मतलब रुका था चल पड़ा, क्या वेलोसिटी आई, क्या एक्सीलरेशन आया? एक्सीलरेशन आया नहीं आया? त्वरण आया नहीं आया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक और काम करती है, क्या ये चार्जेस को, आवेश को क्या त्वरण देती है? एक्सीलरेशन देती है। अरे यार, रुके हुए चार्ज पे फोर्स लगाएगी मतलब ये रुका है, मैंने इसमें फोर्स लगाया तो चलेगा, तो एक्सीलरेशन आएगा कि नहीं आएगा? तो दोनों तो बातें एक ही हैं। ये काम कौन कर रही थी? इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन कर रही थी? जो रुके हुए चार्ज पे फोर्स लगाती है। मैंने इस करंट को यहां चलाया, क्या इस करंट चलाया? क्या इसके मतलब इसमें आवेश चल रहा है, चार्ज चल रहा है, और मैंने इस चार्ज को देखा यहां पर, तो ये चार्ज आराम से रुका हुआ है, ये चार्ज आराम से रुका हुआ है, कुछ नहीं चल रहा। क्या अंदर चार्ज चल रहे नहीं चल रहे हैं? यानी अंदर चार्ज चल रहे हैं लेकिन इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा। और अगर मैंने फिर क्या किया, इसका मतलब है कि चलता हुआ चार्ज, कैसा चार्ज? चलता हुआ चार्ज, पक्की बात है, इसके लिए वो चल रहा है, इसके लिए क्या कर रहा है? वो चल रहा है, और इसके लिए जब ये चल रहा है तो रुके हुए पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगता है, या इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है वो इसके ऊपर असर कर रहा है नहीं कर रहा है? कोई असर नहीं कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स खत्म, इसके लिए कुछ नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मिल ही नहीं रही है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। फिर हमने कहा अच्छा इसको चलाओ, इसको चला दिया गया, इसको मैंने छोटी सी वेलोसिटी दी, अब वेलोसिटी दी मैंने इसको धक्का दिया ऊपर को कि केवल ये ऊपर जाए, वेलोसिटी दिया भी ऊपर को ऐसे, और ऐसे वेलोसिटी देने के बाद ये देखा कि ये ऐसे चला 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 लेकिन ये घूम गया, इसका पाथ ऐसा हो गया, ट्राजेक्टरी इसका थोड़ा सा चेंज हो गया। ये क्यों हुआ भाई? हमने तो वेलोसिटी, इस मार्कर को अगर मैं ऐसे फेंकूं ऐसे तो क्या सीधा ही जाएगा, लेकिन उसके बाद नीचे क्यों आ जाएगा? क्यों? ड्यू टू ग्रेविटी, कि ग्रेविटी लगातार उसे नीचे खींच रही है। अगर ग्रेविटी ना होती तो क्या एकदम सीधा जाता कि ना जाता? सीधा जाता। वैसे ये सोचो, इसको मैंने ऐसे, ऐसा था, इसको मैंने ऐसे प्रोजेक्ट किया तो इसको एकदम सीधे जाना था, लेकिन ये घूम क्यों गया? सवाल आया ना दिमाग में कि ये चार्ज घूम क्यों गया, उधर क्यों गया? तो इसके लिए जवाब आया एक्सपेरिमेंटली, पूरा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, ये पूरा प्रयोग करके देखा गया था। तो इसके लिए जवाब आया कि भाई जब चार्ज रुका हुआ था तब तो फोर्स नहीं लगा क्योंकि बगल करंट चल रही है, लेकिन जब आपने चार्ज चला दिया, इधर भी चल रहा है और इधर भी चल रहा है, इधर भी चला, और जब इधर चला तो चलते हुए चार्ज पर फोर्स लगा, और चलते हुए चार्ज पे फोर्स लगा तो ये तो रुके हुए चार्ज से फोर्स लगता है। यानी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा क्या कोई दूसरी फील्ड हो सकती है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी या कोई दूसरी? कोई दूसरी? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड तो रुके हुए चार्ज पे फोर्स लगाती है, ये रुका था कहां, इसके ऊपर फोर्स लगा, ये तो आराम से बैठा हुआ था। लेकिन क्या हुआ कि इसके जब सराउंडिंग में ये चार्ज रखा गया और चलाया गया तो इसके ऊपर फोर्स लगा, और फोर्स लगने पर ये घूम गया। इसका मतलब है कि कोई करंट कैरिंग वायर, कोई धारावाही जो चालक तार होती है, करंट कैरिंग वायर, धारावाही चालक तार, क्या आसपास सेम टाइप की फील्ड बनाती है कि अलग टाइप की? बताइए, सेम टाइप की कि अलग टाइप की? अलग टाइप की यार, कुछ दूसरे टाइप की फील्ड बनाती है ना, डिफरेंट टाइप की, डिफरेंट टाइप की फील्ड बनाती है, डिफरेंट टाइप की फील्ड बनाती है। और उस फील्ड को क्या काम में ला रहे हो, उस फील्ड, और डिफरेंट टाइप की फील्ड बनाती है, और ये फील्ड किस काम आती है? रुके हुए चार्ज पे फोर्स लगा रही है या चलते हुए चार्ज पर? जो मूविंग चार्जेस पर, जो मूविंग चार्ज पर यानी गतिमान आवेश पर क्या लगाती है? फोर्स लगाती है। और इस फील्ड का नाम रखा गया मैग्नेटिक फील्ड। इंट्रोडक्शन हो गया, समझ में आया क्या चीज है? क्या नाम रखा गया इसका? मैग्नेटिक फील्ड। वो फील्ड होती है जो किस पर फोर्स लगाती है?
मैग्नेटिक फील्ड रुके हुए पर लगाती है, चलते हुए क्या मूविंग चार्ज पे फोर्स लगाती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड रुके हुए चार्ज पे फोर्स लगाती है। तो ये हटा दे, ये हटाया जा सकता है ना, ये तो आपके किसी काम का नहीं, ये तो पुरानी क्लास का रिवीजन था। तो हमने सीखा कि एक नई तरीके की फील्ड हमने पढ़ा। मैग्नेटिक फोर्स कहां से आ गया, यहां पर फील्ड लिखना था ना, मैग्नेटिक फील्ड। ये हो गया नई टाइप की फील्ड जो कि मूविंग चार्जेस से फोर्स लगाती है। अब मैं आपको रिचर्ड ऑस्टर का एक्सपेरिमेंट दिखाता हूं, जहां से थोड़ा सा और आपको एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन जो है वो और समझ में आता है। ये तो तोड़ के समझाएगा आपको, असली में क्या है वो देखो। असली में क्या हुआ था, रिचर्ड ऑस्टर जो कि साइंटिस्ट है, वो बढ़िया सा एक्सपेरिमेंट वगैरह खूब करते रहते थे। यहाँ पर स्विच वगैरह लगा दी जाती है, ठीक है। जो ऑब्जर्वेशन हुआ था मैं उस टाइम की बात बता रहा हूँ, ठीक है। मैं भी गया था उन लोगों के साथ, बस अरे वो चिप्स खाने ना वो छूट गई थी, बर्थडे सेलिब्रेट करने गए थे। अभी बताओ करंट चल रहा है नहीं चल रहा, करंट चल, अरे यार इधर देखो कि ओपन है, तो अभी करंट चल। बगल एक कंपास रखा था। अब कंपास सबको पता है, कंपास याद है ना, कंपास में क्या होता है, निडिल होती है ना, निडिल होती है, और वो निडिल हमेशा और हमेशा आप बताते हैं कि किस डायरेक्शन में जाकर के ठहरती है, नॉर्थ में और साउथ में। बाकी ये बना दिया मैंने निडिल भाई, इतनी बड़ी, और क्या बाहर कर दूं क्या, बड़ी निडिल दिखाऊं ताकि आपको समझ में आए। बड़ी से देखोगे तो किस में टिक गई, नॉर्थ और साउथ में। ये आपका ईस्ट और वेस्ट, कंपास उनके पास बगल से छूटा रखा था। अच्छा, अचानक उन्होंने क्या किया, लाइट ऑन करा, सर्किट ऑन किया, सर्किट पूरा क्लोज किया। सर्किट क्लोज करते ही क्या करंट चला, करंट चला कि नहीं चला। जब करंट चला तो ये करंट यहां से चलने लगा, और उनकी निगाह बगल पड़े हुए कंपास पर गई। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अरे ये कंपास तो, कंपास की निडिल जो कि किस में रहती है हमेशा, नॉर्थ साउथ में, वो कंपास की निडिल ऐसे ना होकर के डिफ्लेक्ट हो गई, घूम गई। अब सोचो, एक मैग्नेट मैग्नेट खेला है बचपन में, एक दिखाते हो दूसरा भागता है, दूसरा दिखाते हो चिपक जाता है, ऐसा केस करा है ना तुमने। हम तो मैग्नेट नहीं लेकर आए, ये किसकी बनी हुई होती है, क्या मैग्नेट की, चुंबक की। और हम तो मैग्नेट नहीं लेकर आए, लेकिन जैसे करंट सर्किट ऑन किया, करंट चला, करंट चलने से डिफ्लेक्ट हो गया। नॉर्थ साउथ में नहीं है। क्या नॉर्थ साउथ में ना होने का मतलब, हमने ये पढ़ रहा है लॉ ऑफ इनर्शिया से कि जब तक कोई फोर्स ना लगाया जाए उसकी स्टेट में कोई चेंज नहीं होता। इसका मतलब क्या, इसके ऊपर फोर्स लगा, इसके ऊपर फोर्स लगा होगा तभी तो भाई यहां से ऐसे घूम गया। फिर रिचर्ड ऑस्टर का दिमाग घूमा यहां पर, उन्होंने कहा काम करें, ये बैटरी को चेंज करें, पोलैरिटी चेंज करें। और उन्होंने क्या किया, इधर प्लस किया और इधर माइनस किया, करंट रिवर्स हो गई, उल्टी। उन्होंने देखा कि ये जो निडल है ये और डिफ्लेक्ट हो गई, ये इधर हो गई। इसका मतलब डिफ्लेक्शन बार बार हो रहा है, और डिफ्लेक्शन डिपेंड भी कर रहा है करंट की डायरेक्शन पर, करंट की डायरेक्शन पे भी डिपेंड कर रहा है, और क्या करंट की प्रेजेंस पर भी डिपेंड कर रहा है। करंट, अरे करंट नहीं होगी तो क्या एकदम ऐसे नॉर्मल रुका हुआ था। ये था रिचर्ड ऑस्टर का एक्सपेरिमेंट, जिससे पता चला कि एक करंट कैरिंग वायर एक अलग टाइप की फील्ड बनाती है जो किस पर फोर्स लगाती है, क्या मूविंग चार्जेस पर, किस पर, मूविंग चार्जेस पर। और मूविंग चार्जेस पर भी फोर्स लगाती है करंट कैरिंग वायर। और क्या करंट कैरिंग वायर क्या मैग्नेट पर भी फोर्स लगा रही है, किस पर फोर्स लगा रही है। तो क्या आप ये नहीं कह सकते कि मैग्नेट इज हियर मूविंग चार्ज। अरे भाई करंट कैरिंग वायर मूविंग चार्ज पे भी फोर्स लगा रही है, करंट कैरिंग वायर किस पे फोर्स लगा रही है, मैग्नेट पर भी। तो मैग्नेट ही तो मूविंग चार्ज हो गया, यानी मूविंग चार्ज आसपास कौन सी फील्ड बना रहा है, वो भी कौन सी फील्ड बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। अरे भाई इधर मैग्नेटिक फील्ड, इधर मैग्नेटिक फील्ड, तभी तो एक दूसरे पर फोर्स लगा पाएंगे। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, तभी तो एक दूसरे पर फोर्स लगा पाएंगे। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, कहां फोर्स लगेगा इसके ऊपर, उसकी कोई फील्ड ही नहीं है। सोचो इस चीज को, इसकी मैग्नेटिक फील्ड, इसकी मैग्नेटिक फील्ड, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड आपस में कोलैब करेंगी, तभी तो फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा। इसका मतलब है कि मूविंग चार्ज भी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है आसपास, और ये तो मैग्नेट ही है। क्या ये तो मैग्नेट आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगी ही होगी, है कि नहीं है। और करंट कैरिंग वायर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है आसपास या मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। यहां से हमें पता चला जो बातें, सबसे पहला क्या स्टेट में लिखी जा सकती है कि मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि करंट कैरिंग वायर CCW, करंट कैरिंग क्या आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, जो किस पे फोर्स लगाती है, जो क्या मैग्नेट पे भी फोर्स लगाएगी, जो किस पे फोर्स लगाएगी, मैग्नेट पर, और क्या गतिमान आवेश पर भी फोर्स लगाएगी, मूविंग चार्जेस पर भी फोर्स लगाती है। और यही है, इसका मतलब साफ बात है, मैग्नेट आसपास का मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, बनाता नहीं बनाता है, तो उस पर फोर्स लगा,
क्या मूविंग चार्ज पर फोर्स लगा? क्या ये नहीं कह सकते कि मूविंग चार्ज भी आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाता होगा, तभी तो फोर्स लगेगा। यहां से दो बातें पता चली कि करंट कैरिंग वायर भी आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, और क्या मूविंग चार्ज भी, अरे यार बात वही है, करंट कैरिंग का मतलब ही मूविंग चार्ज होता है। कैसे कैसे, हाउ विल यू प्रूव? अरे भाई इसमें कौन, करंट कैरिंग वायर का मतलब क्या चार्ज ही मूव कर रहा है? तो करंट कैरिंग वायर आई मीन मूविंग चार्ज क्या क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, क्या एक घूमता हुआ चलता हुआ चार्ज के आसपास क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड। अपने हिसाब से जो जो समझ में आया है 2 मिनट के अंदर में, जो जो समझ के में आया है वो लिख सकते हैं आप। तो इंट्रोडक्शन में इतना सीखा हमने कि करंट कैरिंग वायर आसपास कैसे फील्ड बनाती है, कैसे कैसा क्षेत्र बनाती है, क्या चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड बनाती है जो कि रुके हुए चार्ज पे फोर्स नहीं लगाती है, क्या चलते हुए चार्ज पे फोर्स लगाती है। इसीलिए चैप्टर का नाम क्या पड़ा? मूविंग चार्ज, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व और मैग्नेटिज्म, इसलिए उसका नाम पड़ा मूविंग चार्ज। अब चार्ज मूव करेगा, अगर मूव कर रहा है तो दिमाग में कौन सी फील्ड आनी चाहिए आपके? मैग्नेटिक फील्ड। एम से मूविंग, एम से मैग्नेटिक फील्ड, याद रखना, ठीक है। ई से स्टेशनरी, एस से होता है, ठीक है। नहीं तो तुम ई से स्टेशनरी, ई से इलेक्ट्रिक फील्ड कर लो, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं बेटा, तुम लोग बहुत टॉपर हो, जानते हो ना, यहां से थोड़ी। सॉरी बेटा मैंने ज्यादा बता दिया। आइए चलते हैं, आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या क्या बताया मैंने नया चीज, नई तरीके की फील्ड, जो नई फील्ड आज हमने जानी, उस फील्ड का नाम क्या बताया मैंने? मैग्नेटिक फील्ड, जिसे आप कहते हो चुंबकीय क्षेत्र। और ये मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अगर मैं बताऊं तो पूरे चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? हम पढ़ेंगे एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड, क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर और ड्यू टू एनी मूविंग चार्ज। तो हम पढ़ेंगे एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड, पूरा चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरी तरफ इसी चैप्टर में पढ़ा जाएगा फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। दो चीजें क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? सबसे पहला पूरा क्या पढ़ोगे? ऑल अबाउट मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा क्या पढ़ोगे? फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। और ये क्या पढ़ोगे पूरा किसके बारे में? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड और मूविंग चार्ज, देखो एमएम कॉमन है इसलिए याद रखना, मैग्नेटिक मतलब मूविंग, याद रखना इस चीज को। तो हम दो टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। इसमें आपको क्या पढ़ाया जाएगा भाई? सबसे पहला इसमें आपको पढ़ाया जाएगा बायो-सेवर्ट लॉ। क्या चीज? बायो-सेवर्ट लॉ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसमें आपको पहला पढ़ाया जाएगा बायो-सेवर्ट लॉ, और दूसरा पढ़ाया जाएगा आपको एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ, अरे याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्या पहला पढ़ाया था कूलॉम्स लॉ और दूसरा पढ़ाया था गॉस लॉ? तो क्या वैसा मिलता जुलता नहीं है ना? कूलॉम्स लॉ एंड गॉस लॉ। अरे याद नहीं आ रहा तुम्हें? हाँ भाई वो याद होना चाहिए, रिवीजन करके बैठो। एम्पियर सर्किटल लॉ मैं पहले बता रहा हूं, वहां का काफी कुछ यहां आपको कट कॉपी पेस्ट नजर आएगा, इसलिए याद रखना वहां वाला यहां होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। एंड फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, क्या फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज का मतलब आपको पढ़ाया जाएगा कि अगर कोई चार्ज v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो फोर्स पढ़ाया जाएगा q v क्रॉस b। क्या पढ़ाया जाएगा? q v क्रॉस b। और अगर सोचो चार्ज अगर मूव कर रहा है, उसको किसी b फील्ड में बाहर से, b मैग्नेटिक फील्ड को b से लिखते हैं। सुन लो, अभी उतारना मत, बट समझ लो क्या क्या पढ़ना है हमको, हमारी रीच कहां तक होनी चाहिए, सिलेबस को आज ही जान जाएं। फोर्स ऑन अ मूविंग, अरे ये क्यों है और क्या v वेलोसिटी से मूव कर रहा है? नहीं कर रहा है? कहां पर मूव कर रहा है? क्या b एक मैग्नेटिक फील्ड में? ये b क्या है भाई? मैग्नेटिक फील्ड, जिसे b से लिखा जाएगा वेक्टर b। वेक्टर क्वांटिटी है ना कि स्केलर है? सदिश है, क्या दिश है? सदिश है, वेक्टर है भाई। तो ये हो गया फोर्स। अच्छा सोचो अगर मान लो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड हो, चुंबकीय क्षेत्र हो, और उसमें कोई मूविंग चार्ज ना रख करके मैं कोई करंट कैरिंग वायर रख दूं, लेंथ जिसकी लेंथ l हो, क्या इस पे ऊपर फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? सोच के बताइए। मैग्नेटिक फील्ड है चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, और उसके ऊपर, उसके अंदर कोई मैंने वायर रख दिया करंट कैरिंग, बताओ इसके ऊपर फोर्स लगेगा? लगे? अरे यार बाहर से मैग्नेटिक फील्ड और अंदर कौन चल रहा है? अरे छोड़ो, क्या करंट कैरिंग वायर, मैंने तार रखी जिसमें करंट चल रही है, क्या करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड बनाती है नहीं बनाती है? तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड और बाहर से भी दो मैग्नेटिक फील्ड आमने सामने पड़ गए, क्या फोर्स लगेगा नहीं लगेगा? तो फोर्स ऑन मूविंग चार्ज एंड फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर, उसके लिए पढ़ाया जाएगा Q I L क्रॉस B। ये भी आगे पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। और क्या पढ़ाया जाएगा? वो घूम सकता है ना? तो टॉर्क पढ़ाया जाएगा, जैसे वहां पढ़ा था टाउ इक्वल टू, क्या P क्रॉस E पढ़ाया आप लोगों ने? P क्रॉस E पढ़ा था नहीं पढ़ा था? क्या E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, B इज मैग्नेटिक फील्ड, क्या P इज डाइपोल मोमेंट, M इज मैग्नेटिक मोमेंट, M इज मैग्नेटिक मोमेंट। ये है चुंबकीय आघूर्ण और ये है चुंबकीय क्षेत्र। देखो जो वहां पढ़ा था सब कुछ यहाँ है कि नहीं है? वहां एनर्जी क्या पढ़ा था? क्या माइनस P डॉट E, याद आया?
माइनस, और यहां क्या पढ़ोगे माइनस एम डॉट बी, एम बी। देख रहे हो जो वहां पढ़ा था सब यही पढ़ रहे हैं। क्या बात समझ में आ रही है? तो शुरू करते हैं अपना हेडिंग डालो सब लोग, बायो सेवर्ट लॉ। बट बायो सेवर्ट लॉ से पहले मैग्नेटिक फील्ड के बारे में थोड़ा थोड़ा जो बातें आप लोगों को पता होना चाहिए। सिलेबस क्लियर हो गया सबको? पूरा यही पढ़ोगे, इसके अलावा नथिंग, कुछ नहीं। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग एलिमेंट, तो बायो सेवर्ट लॉ सबसे पहले पढ़ना है। बट जो नई फील्ड आई जिसका नाम पड़ा मैग्नेटिक फील्ड, बताओ सिंबल क्या है इसका, किस लेटर से लिखते हो इसको, किस लेटर से लिखा जाएगा? क्वांटिटी बताओ, इस राशि कैसी है? सदिश है ना, वेक्टर है भाई, राशि सदिश हो गई। अच्छा राशि सदिश हो गई तो डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के लिए हर चीज में अलग, मैग्नेटिक फील्ड की हर जगह अलग अलग डायरेक्शन बताई जाएगी। 12 मैग्नेट लोगे तो नॉर्थ से बाहर आती है, साउथ से अंदर जाती है। 10th वाला टॉपिक कभी बता दूंगा इसको भी मैं, बट अभी यूनिट की बात कर लेते हैं। मात्रक आप लोग शायद जानते होंगे, टकला, टकला नहीं होती क्या टेस्ला होती है? टेस्ला होती है। और एक यूनिट याद रखना सब लोग, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर, जहां वेबर होता है फ्लक्स का यूनिट, मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा है ना, फाई ई, वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? फाई बी। अरे तुम्हें याद ही नहीं है क्या? फाई ई इक्वल्स टू ई डॉट डी ए, याद आया? इंटीग्रल, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए, क्या जहां ई है वहां बी लिख देंगे, बी डॉट डी ए, क्या जहां ई है वहां बी लिख देंगे, हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसका मतलब जो जो हम पहले पढ़ चुके हैं, अगर हम उसको पहले से अच्छे से पढ़ के बैठें तो क्या चैप्टर बहुत आसान होने वाला है? यस, इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू। बट उसके लिए पहला दूसरा चैप्टर अच्छे से पढ़ के बैठें। चलो भाई, वेबर पर मीटर स्क्वायर और यूनिट हो गई। इसकी एक और यूनिट याद कर लो, और यूनिट बताऊंगा मैं आगे फार्मूले के बेसिस पर, बट एक और यूनिट याद रख लीजिए, गॉस। क्या याद कर लीजिए? अरे गॉस पढ़ रखा है, अरे याद आ गया, गॉस, गॉस लॉ ही पढ़ रखा है। तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या है? एक और गॉस। बट क्या याद रखना, टेस्ला इज एसआई यूनिट फॉर एमकेएस एंड गॉस इज एसआई यूनिट फॉर सीजीएस। कौन बड़ा होगा, टेस्ला या गॉस? क्या टेस्ला बड़ा होगा? अरे टेस्ला में ही तो गॉस आएगी, समझ गए होंगे कुछ लोग। 1 टेस्ला इक्वल्स टू 1 टेस्ला इक्वल्स टू 10⁴ गॉस। बात क्लियर हुई सबको? हेडिंग डालो, बायो सेवर्ट लॉ, बायो सेवर्ट लॉ, बायो सेवर्ट का नियम। हिंदी वाले टी साइलेंट रखेंगे, मतलब बायोट मत लिखना, हिंदी वाले बायो ही लिखना। बायो, बायोलॉजी में आ गए, बायोलॉजी मिटा दूं, प्रतीक, राशि और मात्रक, सदिश। बाकी टेस्ला पूरा ही लिखोगे। टेस्ला को किस लेटर से लिखेंगे? टी से। गॉस को जी से। बाकी वेबर पूरा, वेबर पूरा लिख दूं क्या? वेबर पर मीटर स्क्वायर। अरे वेबर अभी पढ़ोगे, अभी घबराओ मत, बट हमें कुछ कुछ याद होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, याद है ना? अरे बाकी 10th का पढ़े हो, दो मैग्नेटिक फील्ड कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन को मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन नहीं कहेंगे, हाँ नहीं कहेंगे ये मत सोचना कि कह देंगे। क्यों? मैग्नेटिक, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस को क्या इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन कहा गया? क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, क्या फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगता है? तभी तो फार्मूला लिखा F इक्वल्स टू वेक्टर, F इक्वल्स टू क्या क्यू ई वेक्टर लिखा था। अरे याद आया? तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाती है, क्या फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लग जाता है? तो ये इसलिए कहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन। वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को वैद्युत बल रेखाएं भी कहते हैं। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन को मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जिधर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएगी फोर्स उधर ना लग करके फोर्स उसके परपेंडिकुलर एक्ट करता है। 10th में ही बताया जाता है, बट आपको नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं, चलो हम उसको समझाएंगे आगे चल करके। अभी घबराइए नहीं, अभी मत घबराएं। फोर्स हमेशा कैसे लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, याद रखो, इतना काफी है। अभी बायो सेवर्ट लॉ क्या कहता है, ध्यान से देखो। गॉस लॉ याद है ना? गॉस लॉ क्या याद है? गॉस लॉ, अरे कूलॉम्स लॉ, किलोम्स लॉ, ये पहला बिगिनर है, लेवल 1 का लॉ, और लेवल 2 का है एम्पियर सर्किटल लॉ। लेवल 1 का लॉ गॉस कूलॉम्स लॉ, याद करो। क्या एक Q1 होता है, दूसरा Q2 होता है, और उसके ऊपर फोर्स लगता है, लगता है नहीं लगता है? तो हम ये सब बात करते हैं। यहां पर भी हम क्या करेंगे, एक Q1 और Q2 नहीं लेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक, यहां पूरी बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक वायर लेंगे, करंट कैरिंग वायर। भाई यहां पूरे टाइम में क्या पढ़ने वाले हो? मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज का मतलब क्या? गतिमान आवेश। मतलब गतिमान आवेश का मतलब क्या? ऐसा तार जिसमें क्या चल रही हो? करंट चल रही हो। इसका मतलब याद रखना, पूरे चैप्टर में 99.99% केसेस में आपको बार बार मैं बोलूंगा, कैसी वायर लिया जा रहा है? करंट कैरिंग वायर। क्या धारावाही चालक तार लिया जाएगा हमेशा और हमेशा?
तो बायो-सेवर्ट लॉ की क्या खास बात है उसको ध्यान से समझते हुए चलते हैं। बायो-सेवर्ट ने बताया कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई वायर है, करंट चल रही है, करंट, यहां फील्ड जीरो, अरे यहां फील्ड, अरे जब करंट ही नहीं है तो फील्ड, तो क्या यहां पर एक बात पहले पता चल गई क्या बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई? क्या चुंबकीय क्षेत्र क्या इस बात पे डिपेंड करता है कि आई है कि नहीं है? जब आई नहीं तो बी होगी कि नहीं होगी भाई? नहीं होगी। जब आई ही नहीं तो बी कहां से? तो एक बात पता चली, मान लो इसमें करंट चला आई, क्या चला, और इससे यहां पर किसी पॉइंट पे मान लो आर वेक्टर लगा दिया मैंने, थोड़ा सा डिस्टेंस वगैरह है, आर डिस्टेंस पर आपको कोई पॉइंट पी है जहां पर आपको क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड। इन्होंने कहा, बायो-सेवर्ट ने कहा अगर आपको ये इसके वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है तो मुझे भूल जाओ, मैं नहीं बता सकता। फिर हम लोग कहा फिर आए क्यों? उन्होंने कहा मैं बता रहा हूं, आप इतने बड़े वायर की वजह से मत बताइए, आप इस वायर का एलिमेंट ले लीजिए, छोटा सा एलिमेंट का मतलब समझते हो ना, अरे वही एक्स पे जाके डीएक्स वाला याद है, तो इसमें मैं इतनी बड़ी लेंथ का ना, इतनी बड़ी लेंथ की वजह से नहीं बता पाएंगे, बट अगर इसमें से बहुत छोटी सी अगर लेंथ ले लें, बहुत छोटी सी डीएल, क्या लिया ले जाए, बहुत छोटी सी डीएल, फिलहाल मैं डीएल आपको बड़ा दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आए, इतना बड़ा, ठीक है, ये करंट जा रही आई, ठीक है, बहुत बड़ा है ना, वो S23 अल्ट्रा वाला है ना, जूम पावर बढ़िया है, कितनी क्या लेंथ है इसकी, डीएल, क्या डीएल बहुत बड़ा है बहुत छोटा? बहुत छोटा है, सबको पता होगा वो डिफरेंशिएशन वाला टर्म। अब अगर इतना छोटा सा डीएल है, इसकी वजह से यहाँ क्या फील्ड है मैं बता सकता हूँ, ये किसने बताया, बायो और सेवर्ट ने, दोनों लोगों ने, बायो-सेवर्ट ने बताया कि अगर इसकी वजह से यहाँ पर कितनी फील्ड है मैं वो बता सकता हूँ, क्या इसकी वजह से फील्ड बी आएगी कि डी बी आएगी? क्या फील्ड आएगी डी बी आएगी? अरे डी बी ही तो होगी, है ना, स्केलर है कि वेक्टर है डी बी? अरे क्या सदिश राशि है ना, वेक्टर ही तो है, यानी यहाँ डायरेक्शन भी होगी। और उसके लिए उन्होंने फार्मूला क्या बताया, तो उन्होंने बताया, अब आप लोग ध्यान से देखते चलिएगा क्या क्या बताया उन्होंने। सबसे पहला ये बताया कि जो ये छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड डीबी होगा वो इस बात पे साफ साफ डिपेंड करेगा कि आपने करंट कितनी चला रखी है। करंट जीरो तो क्या फील्ड जीरो? क्या एक कॉमन सेंस की बात है कि बायो-सेवर्ट की बात है? बायो-सेवर्ट की बात नहीं है, कॉमन सेंस की बात है। ये तो हमें भी पता है यार कि अगर करंट ही नहीं चलाएंगे, अभी थोड़ी देर पहले तो रिचर्ड ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट याद आया मुझे, आया नहीं आया? तो इसलिए अगर मेरा आई जीरो तो क्या करंट भी जीरो। अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, पूछते हैं सर जी, सुनो क्या पूछते हैं, आर जितना ज्यादा दूर जाएगा, आर जितना बड़ा होगा, फील्ड उतनी ही ज्यादा होगी कि उतनी ही कम? ये क्या आपको पता है? ये बिल्कुल उसी टाइप का नहीं लग रहा है कि ई प्रोपोर्शनल के क्यू ई इक्वल्स टू के क्यू अपान आर स्क्वायर वाला? आर जितना ज्यादा होता था क्या फील्ड का असर उतना ही कम होता था? तो जितना क्लोज रहोगे फील्ड ज्यादा, जितना दूर जाओगे फील्ड कम। तो क्या डीबी लिखा गया प्रोपोर्शनल आर के या आर स्क्वायर के कि 1 अपान आर स्क्वायर के? 1 अपान आर स्क्वायर के। दूसरी बात भी लिख पाए, दूसरी बात भी हम लोग लिख पाए। तो यहां से बात समझ में आई। एक और बात बताई जाती है इसमें, अगर वेक्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है तो अगर आपका थोड़ा सा वेक्टर मजबूत होगा तो ध्यान देते हैं उसमें क्या चीज होता है। यहां पर डीएल, डीएल क्या है? एक एलिमेंट वायर है, पूरी वायर नहीं है। क्या टुकड़ा वायर है, छोटा सा टुकड़ा है ना। डीएल क्या है? एलिमेंटल वायर है, छोटा सा टुकड़ा। और इस डीएल को डायरेक्शन क्या ली जाती है उस चीज को याद रखो। डीएल क्या है? डीएल क्या है भाई? क्या ये छोटा सा अवयव है, तार का छोटा सा खंड है ना? डीएल इज एलिमेंटल, एलिमेंट वायर, एलिमेंट वायर जिसकी डायरेक्शन हुस, जिसकी दिशा। अब डायरेक्शन देते हैं, आप लोग सोचो डायरेक्शन, अगर आप लोग बता पाओगे अपने मन से सोच करके कि डीएल की डायरेक्शन कैसे देना ठीक रहेगा, अगर आप बता पाओगे तो सकता है आपको याद रह जाए जीवन भर। हुज डायरेक्शन इज, बताइए क्या हो सकती है इसकी डायरेक्शन? डीएल की डायरेक्शन, डीएल बहुत छोटा सा काटा है, करंट ऊपर जा रही है, क्या लगता है डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए? नहीं, डायरेक्शन पूछ रहा हूं मैं, डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए? मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, आई के अलोंग लिया जाए, जैसे आई जा रही है वैसे डीएल ले लूं, या जैसे आई जा रहा है उसके अपोजिट डीएल ले लूं। आप लोग सोचिए क्या आपको अच्छा लग रहा है। डीएल इज एलिमेंट वायर हुज डायरेक्शन इज अलोंग करंट। अपोजिट क्यों लोगे भाई? अपोजिट क्यों लोगे? जिधर जाता है पॉजिटिव चार्ज क्या उधर ही ले लेते हो इलेक्ट्रिक फील्ड? जिधर भागता है कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। मैग्नेटिक फील्ड में क्या उधर ही ले लेते हो इलेक्ट्रिक फील्ड ना? इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपने कहा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और चार्ज पॉजिटिव चार्ज उधर भाग रहा है तो फील्ड की डायरेक्शन क्या उधर ही है, उधर ही आ रही है। वैसा ही नहीं लग रहा है कुछ? तो आई की डायरेक्शन में किसको लिया गया? क्या डीएल को लिया गया? डीएल एक छोटा सा तार का टुकड़ा है जिसकी दिशा हमेशा किसकी डायरेक्शन में होती है? क्या धारा की दिशा में होती है? ये बात इसमें समझ में आई। तो क्या डीएल भी वेक्टर हो गया? अरे डीएल में क्या आ गई? क्या डायरेक्शन आई कि नहीं आई? डीएल भी वेक्टर है और आर भी क्या है? वेक्टर है। इसलिए दोनों वेक्टर के बीच में क्या लिखा गया?
थीटा लिखा गया और डिपेंड करता है बीच के थीटा पर। और कैसे डिपेंड करता है उसको लिखा गया कि जो डीबी है वो डिपेंड्स ऑन थीटा। और फार्मूला कैसे लिखा गया, वेक्टर पढ़ोगे या स्केलर? वेक्टर पढ़ोगे ना डायरेक्ट, तो मैं लिखता हूं डीबी, तो वेक्टर के लिए हटा ही देते हैं, डीबी इक्वल टू वेक्टर लगा दिया, डीबी प्रोपोर्शनल किसके किसके, आई, और एक सेकंड एक चीज के और प्रोपोर्शनल है भाई, छूट गया था, क्या डीएल ही ना लूं तो फील्ड कितनी होगी, डीएल ही ना लूं तो फील्ड क्या कुछ ही नहीं होगी। उसने क्या कहा, पूरे वायर के कारण नहीं बता पाऊंगा, बट छोटा सा एलिमेंट ले लोगे तो क्या उसके कारण बता पाएंगे। और अगर डीएल ले ही ना बैठे रहे से तो क्या जीरो। तो और किस पे डिपेंड करती है ये, केवल आई पर ही डिपेंड नहीं करती है, किस पे और डिपेंड कर रही है, क्या ये बात डिपेंड करती है डीबी डिपेंड्स ऑन डीएल, किस पे डीबी डिपेंड्स ऑन डीएल। तो लिखा गया आई डीएल, आई डीएल, आई डीएल, बट डीएल वेक्टर है और क्या आर भी वेक्टर है, लिखा गया आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर का क्यूब, ये लिखा गया, इतना कठिन, समझो ध्यान से। प्रोपोर्शनल हटाते हैं, घबराओ नहीं, सब समझ में आएगा, धीरे धीरे आएगा। प्रोपोर्शनल हटाते हैं और जो आता है उसको लिखने की कोशिश करते हैं। बोलो डीबी इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, कांस्टेंट वहां क्या आता था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज, एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते थे, क्या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्या निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता कहा गया था। वैसे ये निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता नहीं होगी, क्या मैग्नेटिज्म में आगे, चुंबक में आगे, तो क्या चुंबकशीलता, परमिएबिलिटी कहा जाएगा इसको, क्या कहा जाएगा, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर, क्या बात समझ आई। और साथ में क्या लिखा जाएगा, आई इंटू डीएल क्रॉस आर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर का क्यूब। और मॉड, अगर मॉड ले लिया तो क्या केवल मैग्नीट्यूड बाहर आया, मॉड लेते हैं तो क्या केवल बाहर आता है, मैंने, अरे तुमने पढ़ रखा होगा वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, जेड छोड़ दिया मैंने, क्या इसका मैग्नीट्यूड लेते हो तो लिखते नहीं हो अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई माइनस 1, ये लिखते हो ना फार्मूला है। अरे यार जब ए एक्स स्क्वायर तो ए वाई स्क्वायर कॉमन सेंस लगाना था तो यही है मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका। तो मॉड लगा दोगे तो क्या निकल आएगा, मैग्नीट्यूड। अब ध्यान से देखो, ऊपर का ये फार्मूला सबको याद, यहां वेक्टर लगा देते हैं, वेक्टर मत भूलना सब लोग। अब बताओ यहां पर क्या क्या लिखा जा सकता है, क्या क्या आप लिख सकते हो, घबराओ नहीं, फार्मूले की समझ अभी थोड़ी देर में आ जाएगी तुम्हें, बट तुम्हें फार्मूला ऐसे ही एज इट इज याद करना है। यूनिट क्या होगी, टेस्ला। अब मुझे बताओ फार्मूला आप कैसे पढ़ोगे, डीबी इक्वल टू, या डीबी वेक्टर बोल दो, आपकी मर्जी, इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डीएल क्रॉस आर अपॉन क्या आर क्यूब, डायरेक्ट मॉड ऑफ वेक्टर का आर का क्यूब, डायरेक्ट आप बोल सकते हो अगर जैसे बोलना चाहो। अब मैं इसको थोड़ा सा और जनरलाइज करके आप लोगों को, जो इजी में बहुत अच्छे से बच्चों को याद रहता है और वो वही याद करना चाहते हैं, आप लोग उन बच्चों में से नहीं हैं, आप लोगों को ये याद करना होगा, क्योंकि यहां से मैग्नीट्यूड भी निकल आएगा और डायरेक्शन। अरे यार ए क्रॉस तुम्हें नहीं दिख रहा है, ए क्रॉस बी याद आया सबको, ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या वेक्टर सी लिखा जाता है, और ए से बी जाते हो तो वेक्टर सी की डायरेक्शन आती ही नहीं आती है। तो यहां से हमें क्या फार्मूला सबको नहीं याद है, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, एन कैप डायरेक्शन दे देता है और हटा दिया तो क्या मैग्नीट्यूड मिल जाता है, तो मैग्नीट्यूड भी मिल जाएगा यहाँ से और डायरेक्शन भी। अरे मैग्नेटिक फील्ड यार वेक्टर क्वांटिटी है तो दोनों मिलेगा ना। तो यहाँ से क्या क्या लिख सकते हैं, अच्छा देखो इसको शॉर्ट करता हूं, ए क्रॉस बी क्या ए बी साइन थीटा, ए क्रॉस बी करोगे तो क्या आएगा, तो डीबी केवल मैग्नीट्यूड लिखना चाहो तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई क्या डीएल इंटू आर, डीएल इंटू साइन थीटा, केवल मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं डायरेक्शन हटा करके, तो क्या आर क्यूब हो जाएगा, अरे क्या हो जाएगा आर क्यूब, क्या ऊपर भी आर और नीचे भी आर क्यूब, तो क्या एक आर जाएगा और आर स्क्वायर बचेगा। तो आपके पास फार्मूला क्या निकल के आया, ये हटा और यहां स्क्वायर बचा, तो आप क्या लिख सकते हैं, आप यहां से लिख सकते हैं डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ज्यादा बच्चे ये याद रखते हैं, आप बिल्कुल नहीं ये याद रखोगे, याद रख लो काम चल जाएगा मैं कह रहा हूं, बट हमें क्या याद होना चाहिए, ये वाला वेक्टर फॉर्म हमें सबको याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे हमें मैग्नीट्यूड भी पता चल जाएगा और डायरेक्शन भी पता चल जाएगी। वेयर उतारने के बाद डायग्राम विथ डेरिवेशन 1 2 3, इसको लिखने के बाद सीधे इस पर, और उसके बाद आपको लिखना है ये सदिश रूप है और ये आपका अदिश रूप है, यहां से केवल परिमाण पता चलेगा, ये टी फॉर टेस्ला है। और अब आप यहां पर लिख सकते हैं कि जहां म्यू नॉट को निर्वात अथवा वायु की
चुंबकशीलता कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, where mu naught is, डायरेक्ट क्यों लिखे, पहले मैं आपको ऐसे सिखाता हूं, where mu naught upon 4 pi equals to, ये देखो ज्यादा अच्छा लगेगा, 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। यूनिट इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। जहां म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होने वाली है, 10⁻⁻7 यूनिट न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, उसमें आती थी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, याद आया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। यहां पर क्या हो रही है, केवल न्यूटन पर एम्पियर। एम्पियर क्यों आया, क्या समझ में आ रहा है कि करंट कैरिंग वायर है इसलिए एम्पियर आ रहा है। जहां फिर से वायर लिख सकते हैं, जहां म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट इज क्या, निर्वात अथवा वायु की चुंबकशीलता, इस परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये हो गया आपका फुल इंट्रोडक्शन अबाउट मैग्नेटिक फील्ड, और थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड बताए हो, पूरी नहीं बता पाए हो। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक नोट्स कंप्लीट हो जाए, रिवीजन करते रहिए, ठीक है। ये फार्मूला याद करके मिलिए मुझे, हर हाल में रात के 12 बजे भी याद रहना चाहिए। मेरा फोन जाए तो तुरंत बताओ, तुरंत यही बोलना, गुड आफ्टरनून नहीं, गुड इवनिंग नहीं, सीधे dv इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल क्रॉस आर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर का क्यूब यूनिट टेस्ला क्वांटिटी वेक्टर। डायरेक्शन देंगे a क्रॉस b से, जिनका अब जो बता रहा हूँ वो कंप्लीट होना चाहिए। हमारा क्रॉस प्रोडक्ट लेना हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए, a क्रॉस b में हाथ घुमाना आना चाहिए, राइट हैंड रूल आना चाहिए सबको। अगर वो हमें आ रहा है तो हम बहुत अच्छे से इजीली बता पाएंगे, अदरवाइज नहीं बता पाएंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।